ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आज आप लोगों को मैं पेजिंग सिस्टम पे बेस्ट सवाल 2020 का कवर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको पेजिंग सवाल पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पेजिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर सवाल बनाएंगे। ओके, यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन हमको लगा। देखिए, ये आपका लिखा हुआ, कंसिडर ए पेजिंग सिस्टम दैट यूजेज वन लेवल पेज टेबल रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी and TLB for address translation. Each main memory access takes 100 nanosecond and TLB lookup takes 20 nanosecond. Each page transfer to or from the disk takes 5000 nanosecond. Assume that the TLB hit ratio is 95%, page fault rate is 10%, and assume that for 20% of the total page faults, a dirty page has to be written back to disk before the required page is read from disk. TLB update time is negligible. The average access time इन नैनोसेकेंड ये आपसे पूछा गया। तो देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस सवाल को बनाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा पेजिंग का कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करा दूँ, ठीक है। तो पेजिंग में जो भी आप लोग सभी बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी पेजिंग पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा पेजिंग क्या होता है। तो आप ये एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। इस स्कीम का यूज आप कब करते हैं, जब आपको प्रोसेस को नॉन कॉन्टिग्यूअस स्टोर करना होता है। अब आप बोलोगे मैम ये कॉन्टिग्यूअस नॉन कॉन्टिग्यूअस का चक्कर क्या है। आपको पता है कि जो आपका प्रोसेस होता है उसमें प्रोग्राम को आप कई एक पेजेस में क्या करते हो, आप सेव करते हो, है ना, टुकड़े टुकड़े में। अब अगर वो सारा प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में स्टोर होगा तो कंटिन्यूअस मेमोरी कहलाएगा। और अगर प्रोग्राम का कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ कहीं और, कुछ कहीं और मेमोरी में स्टोर होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टिग्यूअस। तो पेजिंग जो सिस्टम है, ये जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपको क्या याद है कि ये नॉन कॉन्टिग्यूअस होता है। मतलब प्रोग्राम का कुछ हिस्सा, कोई मॉड्यूल यहाँ स्टोर करोगे, फिर कोई मॉड्यूल मेमोरी के किसी और एरिया में स्टोर करोगे, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टिग्यूअस। अच्छा, उसके बाद एक टर्म आता है आपका पेजिंग में, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और उसको कहते हो आप वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी। तो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, जैसे आप प्रोग्राम को बनाते हो तो प्रोग्राम, आपके हर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के लिए जो स्टोर करने के लिए जो मेमोरी एड्रेस सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, है ना। एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। क्योंकि देखिए, ये लॉजिकल या वर्चुअल इसलिए है क्योंकि जो वास्तविक तौर पे मेमोरी में जो आपका डाटा स्टोर होता है, वो डाटा आप बताओ कहाँ स्टोर होता है, तो वो मेमोरी में जिसका कि एक फिजिकल एड्रेस पहले से ही क्या है आपका, मतलब बना हुआ रहता है। तो लेकिन जो सीपीयू जनरेट करता है वो, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस, और इसको रिप्रेजेंट किस में करते हो आप, बिट्स में। तो ये इस तरीके से आपका है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय प्रोग्राम इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस। जो अच्छा सेट, ये एड्रेस स्पेस क्या होगा, तो ये एड्रेस स्पेस होगा कि जैसे आपके प्रोग्राम के लिए जितना भी लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस आपके कंप्यूटर ने जनरेट किया, तो उस पूरे सेट को आप क्या बोलेंगे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। अब देखिए, इसमें कोई तरह का कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। जैसे आपका हर एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए आपको, या हर एक पेज को स्टोर करने के लिए आपको कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, है ना, उसका कुछ एड्रेस होना चाहिए। अब एक प्रोग्राम में कई एक पेजेस हो सकते हैं, तो उन सारे पेजेस को, या है ना, जो सीपीयू जनरेट कर रहा है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, तो उस पूरे सेट को आप क्या कहेंगे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और वर्चुअल एड्रेस स्पेस। वेरी सिंपल कि भाई जो एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस। जो एड्रेस का पूरा सेट जनरेट करेगा आपका सीपीयू, उसको आप क्या बोलेंगे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस, है कि नहीं। फिर आपका क्या लिखा हुआ, एड्रेस विच इज एक्चुअली अवेलेबल ऑन मेमोरी यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। देखिए, ये बात भी बहुत अच्छा है, और है ना। देखिए, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को आप किस में रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर इन वर्ड और बाइट्स, जबकि लॉजिकल एड्रेस को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इन वर्ड्स। याद रखेंगे आप। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, तो आप कहेंगे मैम जो मेमोरी का एक्चुअल अपना जो एड्रेस है, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल एड्रेस, है ना। तो लॉजिकल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस में आपको मैपिंग करना पड़ता है ना। लॉजिकल एड्रेस ऑलवेज जनरेटेड और वर्चुअल एड्रेस ऑलवेज जनरेटेड बाय योर सीपीयू।
वेयर एज फिजिकल एड्रेस इज व्हाट, ये मेमोरी का ही जो अपना एड्रेस है वो आप फिजिकल एड्रेस कहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं इन चीजों को। तो फिजिकल एड्रेस को भी आप क्या कहेंगे, बिट्स। तो मेमोरी जो फिजिकल एड्रेस क्या स्पेस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैम सेट ऑफ फिजिकल एड्रेस को हम लोग क्या कहेंगे, एड्रेस स्पेस। अगेन दिस इज रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स एंड बाइट्स, दिस इज ओनली फॉर योर रिवीजन पर्पस, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होता है। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है ये आपका, ये क्या है, ये एक आपका हार्डवेयर डिवाइस है ना। और ये हार्डवेयर डिवाइस का काम क्या है, तो इस हार्डवेयर डिवाइस का काम है आपका वर्चुअल और फिजिकल एड्रेस को मैप करना। अब आप कहेंगे ये वर्चुअल फिजिकल एड्रेस मैपिंग का मतलब क्या हुआ, तो अब आप समझ चुके कैसे। तो आपने देखा कि आपका एक एड्रेस कौन जनरेट कर रहा है, सीपीयू जनरेट कर रहा है। और जो मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस है वो क्या है आपका, मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस जो है आपका वो कहाँ है बताइए। तो मेमोरी का जो एक्चुअल एड्रेस है दैट इज वेयर, मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस फिजिकल मेमोरी में है। तो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है उसको फिजिकल एड्रेस से आप क्या कहेंगे कि मैं मैप करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग इसी मैपिंग के लिए जो जिम्मेदारी लिया है वो कौन सा यूनिट है, तो दैट यूनिट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, है ना। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात, इट इज वेरी सिंपल ना। लॉजिकल एड्रेस आपको समझ में आ गया, दैट इज जनरेटेड बाय सीपीयू। फिजिकल एड्रेस भी आपको समझ में आ गया, जनरेटेड बाय जनरेटेड, वो मेमोरी का फिजिकल एड्रेस होता है अपना, उसका एक खास एड्रेस होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। अब इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने की जो जिम्मेदारी है दैट इज द पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। और ये जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है ये आप कहेंगे मैम ये एक हार्डवेयर डिवाइस है और यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके मैपिंग के लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। देखिए अब इसमें कुछ टर्म्स फिर हैं जैसे फ्रेम्स। तो देखिए फिजिकल मेमोरी को जो आप डिवाइड करते हैं प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, आप कहेंगे मैम प्रोग्राम को डिवाइड क्यों करेंगे। तो देखिए प्रोग्राम का जो लेंथ होता है वो यकीनन क्या होता है, बड़ा होता है। तो प्रोग्राम के लेंथ को देखिए, समझिए इन बातों को, प्रोग्राम के पूरे लेंथ को स्टोर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है किस में, उसको डिवाइड करना पड़ता है हम लोग को प्रोग्राम के पूरे लेंथ को डिवाइड करना पड़ता है हम लोगों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और वो कहलाता है फ्रेम, और फ्रेम भी उसको कह सकते हैं हम लोग, और फ्रेम भी कह सकते हैं और पेजिंग भी कहते हैं। दोनों फ्रेम और पेजिंग का जो साइज होता है वो क्या होगा आपका, हमेशा सेम होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। फ्रेम का और पेज का जो साइज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये बहुत खास बात है। अब फ्रेम किसको कहिएगा, तो जो फिजिकल एड्रेस है मतलब जो एक्चुअल मेमोरी का जो डिवीजन हुआ है उसको आप कहेंगे फ्रेम। और ये सिर्फ नेमिंग है, देखिए इसमें परेशान नहीं होना। और जो कंप्यूटर में सीपीयू जनरेट करेगा और जो पार्टीशन करेंगे उसको आप क्या बोलेंगे, पेज बोलेंगे, ठीक है। तो पेज और फ्रेम का जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमेशा क्या होता है, साइज इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेम का साइज कुछ और ले लीजिएगा और पेज का साइज कुछ और होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, राइट। तो याद क्या रहा कि जो देखिए दोनों का साइज सेम ही है, सिर्फ नाम में चेंजेज है कि जब आप उस पेज को लॉजिकल मेमोरी को एड्रेस करेंगे तो पेज आपका क्या कहलाएगा, पेज कहलाएगा। और वही सेम मेमोरी एरिया जो होगा अगर वो फिजिकल मेमोरी को बिलोंग करेगा तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेम कहलाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखिए ये लॉजिकल एड्रेस को आप डिवाइड करते हैं किसमें, पेज नंबर में और पेज ऑफसेट में। पेज नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैम ये जो अपना ये है मतलब क्या, ये जो आपका लॉजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा आपका जो है कैसे बताऊं मैं इसको। देखिए आपका नंबर ऑफ पेजेज एक प्रोग्राम में बहुत सारे हो जाएंगे तो पेज नंबर क्या है, आखिर उसको आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो उस नंबरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेज एड्रेस कहते हैं। पेज एड्रेस में क्या होता है, हेलो, पेज एड्रेस में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पेज नंबर और पेज ऑफसेट, समझ में आ रहा है कि जो आप पेजेस के लिए एक फिजिकल लॉजिकल एड्रेस स्पेस में मल्टीपल पेजेस होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पेज नंबर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और हर पेज में कई सारे इंस्ट्रक्शन होंगे तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन तक रीच करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पेज ऑफसेट, यू नो वेरी वेल, है ना।
तो बस ये एक रिवीजन पर्पस से ये सब कुछ किया हमने। उसके बाद आपका क्या है, फ्रेम ऑफसेट। फ्रेम जैसा कि आपको पता है, जो फिजिकल एड्रेस मेमोरी को आप किस में डिवाइड करेंगे, फ्रेम में। तो फिर से फ्रेम जो होगा वो फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट में हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से खास बात को समझने का कोशिश कीजिए। कहता है कि अब ये जो पेज नंबर है और पेज ऑफसेट है, ये सब कहाँ स्टोर करके रखिएगा एक पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो आप कहेंगे मैम पेज टेबल बनाएंगे, है ना। कि अगर एक प्रोसेस के लिए मान लीजिए हमारे पास 10 पेज होगा, या एक प्रोसेस को स्टोर करने में हमको 50 पेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उन 50 पेजेस का जो डिटेल होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन पेज टेबल, हमेशा इसी में स्टोर करते हैं। और चूंकि आप जान रहे हैं कि ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का पार्ट है, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है, हार्डवेयर डिवाइस। तो आइडिया क्या कहता है कि सबसे पहले तो लोगों ने सोचा चलो इसको अपन क्या करते हैं, रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं पेज टेबल को। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम का कोई भी पार्ट को एक्सेस करना है तो फर्स्ट यू हैव टू गो इनसाइड पेज टेबल, और पेज टेबल से उस पर्टिकुलर पेज का एड्रेस मिलेगा, फिर प्रोग्राम के उस पार्ट को आप रिट्रीव करेंगे। तो जितना फास्ट आप पेज टेबल को एक्सेस कर पाएंगे उतना जल्दी आपका प्रोसेसिंग हो पाएगा। तो फास्टेस्ट मेमोरी जो कंप्यूटर में कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका रजिस्टर, ठीक है ना। तो कहता है रजिस्टर जो है उसका, लेकिन रजिस्टर के साथ क्या है कि इसका साइज क्या है, स्मॉल है। तो आप पेज टेबल का साइज बाउंड हो जाइएगा कि स्मॉल ही रख पाइएगा। अगर पेज एक प्रोसेस में मल्टीपल बहुत सारे पेजेस हैं तो आप उसको रजिस्टर से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है, तब आपने एक ट्रांसलेशन लूप का साइड बफर का कॉन्सेप्ट लाया, है ना। ये बफर क्या है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपको याद होगा, कैश मेमोरी कहाँ होता है, तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होता है ना। क्योंकि मेन मेमोरी से कैश मेमोरी क्या होता है, आपका फास्टेस्ट होता है, और रजिस्टर से क्या होगा, स्लो होगा, इसीलिए ये बीच में होता है ना। तो आपने क्या किया कि कैश मेमोरी के एक पर्टिकुलर एरिया को क्या बना लिया, आप ट्रांसलेशन लूप का साइड बफर, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ डायग्राम से काफी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपका पेज कैसे एक्सेस होगा, तो देखिए सीपीयू सबसे पहले आपका क्या जनरेट करेगा, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। लॉजिकल एड्रेस में भी आप क्या पढ़े कि भाई आपको क्या याद दिलाया मैंने कि लॉजिकल एड्रेस पेज में डिवाइड हो जाता है, और पेज में क्या होता है, पेज टेबल में पेज और उसका ऑफसेट होता है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस में दो पार्ट होता है। अब अगर ये लॉजिकल एड्रेस आपका किस में मिल गया, टीएलबी में, ट्रांसलेशन लूप का साइड बफर में। तो हर लॉजिकल एड्रेस के ट्रांसलेशन लूप का साइड बफर का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि हर लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग वो मैप करता है फिजिकल एड्रेस को, है ना, अगर वो मौजूद है तो। और ये क्या है आपका, ये देखिए पेज टेबल है आपका, ठीक है ना। पेज टेबल में भी आपका क्या है, ट्रांसलेशन लूप का साइड बफर में भी आपका है, आपका लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, है ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ट्रांसलेशन लूप का साइड बफर में उसको नहीं मिला कंटेंट, ठीक है, तो पेज टेबल में वो जा करके ढूंढेगा, ठीक है ना। पेज टेबल में वो सारे पेज का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो कहाँ मौजूद है, फिजिकल एड्रेस यानी कि मेन मेमोरी में मौजूद है पेजेस, ठीक है ना। तो बात आपको क्या समझ में आई कि अगर आपका सीपीयू में पेज मिल गया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, तो फर्स्ट आपका सीपीयू जो है वो किस में जाएगा, टीएलबी में सर्च करेगा। अगर टीएलबी में उसको मिल गया पेज, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग वो फिजिकल एड्रेस मैप करेगा, और फ्रेम और उसका ऑफसेट निकाल करके वो मेन मेमोरी से डेटा को क्या कर लेगा, वो एक्सेस कर लेगा। अगर उसको टीएलबी में नहीं मिला डाटा तो आपका सीपीयू क्या करेगा, पेज टेबल में जाएगा, और पेज टेबल में ऐसे उसको पेज मैप कर लेगा। अगर यहाँ मिल गया तो भी वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेगा, है ना। तो पेज टेबल में वो तब जाएगा जब टीएलबी में डाटा उसको नहीं मिलेगा। डाटा से मतलब क्या है, एड्रेस मैपिंग, लॉजिकल टू फिजिकल। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म को हमने सब लिख दिया है कि एलए मतलब लॉजिकल एड्रेस, पी मतलब पेज नंबर, पेज ऑफसेट, फिजिकल एड्रेस, फ्रेम नंबर, समझ गए, फ्रेम ऑफसेट, फ्रेम पेज टेबल। अब देखिए पेज टेबल का जो एंट्री होता है, देखिए उसमें इतने सारी चीजें होती है, फ्रेम नंबर, प्रेजेंट एब्सेंट बिट, प्रोटेक्शन, रेफरेंस, कैचिंग, डर्टी, है ना। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हुआ ये सब आपका क्या हो गया, ऑप्शनल फील्ड है, मतलब आप समझते हैं, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो इसमें कुछ वर्ड जो अभी आपके तुरंत के सवाल में काम आएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ डिफाइन लिख दिया है। प्रेजेंट या एब्सेंट बिट क्या बताता है कि जो पेज आपका प्रेजेंट होगा मेन मेमोरी में, उसके लिए प्रेजेंट बिट सेट होगा 1, अदरवाइज सेट होगा 0, आप समझते हैं। मॉडिफाइड बिट और डर्टी बिट क्या कहलाता है,
तो देखिए डर्टी बिट जो है मतलब जैसे अगर आपने पेज को उठा करके सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लाया और सीपीयू ने उसको कुछ चेंज कर दिया है ना, उसके कंटेंट को कुछ अपडेट कर दिया, तो आपको आपका जो मॉडिफाइड बिट है या डर्टी बिट है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप कंटेंट मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से पेज उठा के लाए हैं, उसमें अगर सीपीयू कुछ चेंज किया है, तब आपका एक और जिम्मेदारी क्या होगा कि सिर्फ लाना ही आपका काम नहीं है, बल्कि अब अगर वो पेज चेंज हुआ है तो उसको फिर से सेकेंडरी में लेके जाना पड़ेगा मेमोरी में और उसको सेव करना पड़ेगा, है ना। तो डर्टी बिट या मॉडिफाइड बिट का मतलब आप समझ गए कि ये बिट सेट तभी होगा जब आप किसी पर्टिकुलर पेज को आपका सीपीयू क्या करेगा, चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो उस केस में वो क्या करेगा, उसको सेव कर लेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। नेक्स्ट आपका आता है, अब ये सब बेसिक था, फिर से मैं सवाल पढ़ती हूँ। तो आप देखिए इसमें क्या लिख रखा है कि आपका इसमें दिया हुआ है कि मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो क्या है 100 नैनो सेकेंड, और टीएलबी एक्सेस टाइम क्या है 20 नैनो सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आपको कोई पेज चाहिए होगा, है ना, सीपीयू जनरेट करेगा, तो सबसे पहले तो वो टीएलबी को एक्सेस करेगा कि यहाँ पेज है कि नहीं है। तो टीएलबी को एक्सेस करने में ये टाइम दे रखा है 20 नैनो सेकेंड। अगर यहाँ पर पेज नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा, पहले पेज टेबल को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर एक बार मेमोरी आपका एक्सेस होगा, और यहाँ पर ये आपका मेन मेमोरी एक्सेस टाइम आपका क्या है, दिया हुआ है 100 नैनो सेकेंड, ठीक है ना। टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम और मेन मेमोरी का एक्सेस करने का टाइम आपका क्या दिया हुआ है 20 और 100 नैनो सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें एक और बात ऐड किया गया है कि देखिए हो सकता है आपका जो प्रोसेस जो है आपका पूरा का पूरा मेन मेमोरी में स्टोर नहीं हो, है ना। तब आप कहाँ से उठा के लाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी से आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को उठा के लाना पड़ रहा है तो आपको कितना टाइम लग रहा है 5000 नैनो सेकेंड। तो देखिए इसके लिए एक अलग से डायग्राम हमने बनाया है कि अगर यहाँ मेन मेमोरी में मिल जाता तब तो कोई बात नहीं था, यहीं से मेरा काम हो जाता, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर सम डेटा मस्ट नॉट बी मेड इन मेन मेमोरी, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्क में, है ना, डिस्क एक्सेस करना पड़ेगा। तो फिर से देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, टीएलबी में 20 नैनो सेकेंड एक्सेस करने का टाइम, मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम 100 नैनो सेकेंड, और अगर फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा, जो कि कब करेगा, जब ये मेन मेमोरी में आपका डाटा नहीं मिलेगा तब करेगा, है ना। तो ये आपका डिस्क एक्सेस करने का टाइम 5000 नैनो सेकेंड आपका दिया हुआ है। फिर आगे सवाल पढ़िए, ठीक है। अब क्या लिखा है, एज्यूम दैट टीएलबी हिट रेशियो इज 95%। इसका मतलब क्या हुआ कि 95% टाइम आपका डाटा जो है वो कहाँ मिल जा रहा है, टीएलबी में, है ना, कि 95% टाइम में आपका डाटा कहाँ मिल रहा है, टीएलबी में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टीएलबी में अगर डाटा मिल गया तो वो मेन मेमोरी से डाटा एक्सेस कर लेगा, है ना। तो इस 95% टाइम आपका जो टाइम लगेगा वो उसमें एक्सेस टाइम कितना लगेगा, तो 20 नैनो सेकेंड आपका टीएलबी का प्लस 100 नैनो सेकेंड आपका मेमोरी का, है ना, मेन मेमोरी एक्सेस करने का टाइम। तो 95% टाइम में इतना से आपका काम हो जाएगा। लेकिन आगे पढ़िए, हिट रेशियो मतलब पेज मिल गया। अब बाकी क्या लिख रहा है, पेज फॉल्ट रेट इज 10%। 10% टाइम जो है आपका पेज फॉल्ट हो गया। 10% टाइम पेज फॉल्ट होने का मतलब क्या हो गया कि 10% टाइम में आपका मेन मेमोरी में डाटा नहीं मिला, है ना। तो जब मेन मेमोरी में डाटा नहीं मिलेगा तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्क में जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो डिस्क में जाना पड़ेगा। अब आगे पढ़िए, 10% टाइम आपका पेज फॉल्ट है। अब आगे क्या लिखा है, एज्यूम दैट 20% ऑफ द टोटल पेज फॉल्ट। अब देखिए इस 10% टाइम जो आपका पेज फॉल्ट हो रहा है उसमें से 20% टाइम जो है पेज फॉल्ट का, उसमें क्या हो रहा है, डर्टी पेज हैज टू बी रिटन बैक टू डिस्क ट्रांसफर। ओके, मतलब ये कह रहा है कि जैसे अगर 20% टाइम जो पेज फॉल्ट का है उसमें आपका क्या हो रहा है कि डर्टी पेज आपको रिटर्न बैक करना पड़ रहा है, यानी कि उतना बड़ी आपका पेज मॉडिफाई हो रहा है। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि अगर पेज मॉडिफाई होगा तो उस पेज को भी आपको सेकेंडरी में क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एक्सेसिंग कंप्लीट होगा, है ना। तो इस सवाल में देखिए जो कुछ भी लिखा हुआ है सब यहाँ पर हमने दिया हुआ है उसको लिख दिया। तो आपसे पूछा है कि भाई अब आप बताओ टोटल एवरेज एक्सेस टाइम क्या होगा। तो देखिए अगर आप डायग्राम समझ रहे हैं और सवाल समझ रहे हैं तो अब ये निकालना कितना आसान हो गया। तो 95% टाइम तो आपका टीएलबी में मिल गया, तो इस केस में तो एक्सेस टाइम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मैम टीएलबी को एक्सेस करने में 20% टाइम 20 मिली नैनो सेकेंड और मेन मेमोरी में से कंटेंट उठाने में 100 नैनो सेकेंड। तो यहाँ तक तो मामला खत्म हो गया। लेकिन
जो 0.05% आपका बचा उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें कह रहा है कि 10% टाइम जो है आपका वो क्या है, पेज फॉल्ट है ना। तो इसमें देखिए 0.05 में जो बचा 10% टाइम आपका पेज फॉल्ट है, और 90% टाइम आपका क्या है, मेन मेमोरी में आपका पेज क्या हो गया, मिल गया है ना। तो आप क्या लिखिएगा कि 90% टाइम यानी कि 0.9, इस 0.05 में ही दो केस हो रहा है ना, कि 90% टाइम आपका पेज मिल गया और 10% टाइम आपका पेज फॉल्ट हुआ। तो जो 90% टाइम आपका पेज मिल गया उसमें क्या लिखिएगा, 0.5 इंटू पेज एक्सेस करने का टाइम, पेज टेबल को पहले वो एक्सेस करेगा और फिर मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा, है ना। तो दोनों को ये मान लीजिए कि ये भी पेज टेबल भी मेन मेमोरी में होता है, मेन मेमोरी को भी एक्सेस करना पड़ता है कंटेंट के लिए। तो पेज टेबल में एक्चुअल डाटा नहीं रखा हुआ, सिर्फ उसका पेज एड्रेस, और इसमें एक्चुअल डाटा रखा हुआ है ना। तो आखिर दोनों तो मेन मेमोरी में ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो 100 इसका तो यहाँ लिख दिया 100 + 100 नैनोसेकंड, ठीक है। अब जो बचा 10% टाइम, ठीक है ना, पेज फॉल्ट का। तो पेज फॉल्ट जब हो जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, तो पेज फॉल्ट में 80% टाइम तो आपको डिस्क एक्सेस करना है ना। अब बाकी 20% टाइम आप राइट कीजिएगा। तो 80% टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, तो डिस्क को एक्सेस करना पड़ेगा, है ना। 10% है ना कि नहीं, इस 10% में भी जो 10% का जो 80% टाइम है उसमें आप डिस्क एक्सेस करेंगे। तो डिस्क को एक्सेस करने में कितना टाइम आपका लग रहा है, तो 5000 नैनोसेकंड लग रहा है, प्लस 100। अच्छा, जब डिस्क एक्सेस कर लीजिएगा तो फिर डिस्क डाटा आपका मेन मेमोरी में आ गया, तो मेन मेमोरी को भी तो एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे डिस्क से डाटा लाने में 500,000 नैनोसेकंड, फिर मेन मेमोरी से डेटा रीड करने में 100 नैनोसेकंड लगेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस मिसिंग हो गया है, देयर इज प्लस साइन, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन 20% टाइम जो आपका है उसमें क्या हो रहा है, 20% टाइम में आपका क्या हो रहा है, देखिए 20% टाइम में आपका डर्टी रीड हो रहा है। डर्टी रीड होने के कारण क्या होगा कि डिस्क से मेन मेमोरी में डाटा लाइएगा, फिर मेन मेमोरी से डिस्क में भी डाटा को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। तो 5000 + 5000 टाइम क्या हो जाएगा, 10,000 टाइम, प्लस ये मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम लगेगा 100, ठीक है ना। तो ये 0.2% टाइम के साथ इतना आपका टाइम लग जाएगा, प्लस ये क्या लगेगा कि ये सब जो काम हुआ, तो ये सब काम होने से पहले एक बार टीएलबी भी तो एक्सेस हुआ होगा, तब नहीं इस तरफ ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर टीएलबी एक्सेस टाइम भी एक आपको 20 नैनोसेकंड जोड़ देना पड़ेगा। तो उसके बाद ये सबको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका निकल के आएगा 154.5 नैनोसेकंड, ठीक है। तो ये आपका सवाल का आंसर होगा। तो देखिए जनरली जो किताब में हर जगह पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में आपका दिया हुआ है डायग्राम, तो इतना ही तक दिया हुआ है, डिस्क को लोग उतना कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस सवाल में आपको हर एक सिचुएशन को देखिए इसमें डाल दिया गया है, इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो यहाँ पे डर्टी पेज वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया, फिर मेन मेमोरी में डाटा नहीं मिला तो डिस्क भी आपको एक्सेस करना पड़ गया। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल है कि 95% टाइम, एक बार मैं फिर से आपको ये सब कॉन्सेप्ट दोहरा दे रही हूँ कि 95% टाइम कहता है टीएलबी में डाटा मिल जाएगा। तो आप लिख दिए कि चलो ठीक है 0.95 × 20 + 100 नैनोसेकंड, ठीक ना, सब नैनोसेकंड में है। और लेकिन जो 0.05 बना उसमें भी दो पार्ट कह दिया कि भाई ठीक है, इसमें क्या है कि 0.05 में क्या कह रहा है कि 90% टाइम तो मेन मेमोरी में डाटा आपको मिल जाएगा। तो आप क्या लिखे, 0.05 के अंदर ही दो पार्टीशन में डिवीजन हुआ है कि 90% टाइम में मेरा डाटा मेन मेमोरी में मिलेगा। तो पेज टेबल को पहले एक्सेस करेगा, फिर मेन मेमोरी से डाटा एक्सेस करेगा, तो इसमें 100 + 100 हो जाएगा। लेकिन जो 10% टाइम है, देखिए उसमें ये क्या कह रहा है कि आपका 80% टाइम तो ठीक है डिस्क को डाटा लाइएगा और मेन मेमोरी से एक्सेस कर लीजिएगा, तो 5000 + 100, ठीक है, प्लस जो 20% टाइम है डिस्क एक्सेस करने का, उसमें क्या होगा कि डिस्क को एक्सेस करेगा, प्लस जो अगर कुछ इसमें चेंज हुआ है डाटा तो उसको डिस्क में राइट भी कर लेगा। तो डिस्क लाने का 5000 नैनोसेकंड टाइम और प्लस 5000 टाइम वापस बैक डिस्क में रखने का, तो टोटल कितना हो गया 10,000 नैनोसेकंड, ठीक है ना। अब फिर मेन मेमोरी में डेटा आया तो उसको एक्सेस करने का 100। तो देखिए कितना खूबसूरत सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे लगा। अच्छा, ये सब कुछ आप कब कर रहे हैं, जब एक बार टीएलबी में डाटा चेक किया होगा कि नहीं मिला तभी ना। तो ये टीएलबी वाला भी 20 नैनोसेकंड आप टाइम
ऐड करिएगा, है कि नहीं, कि भाई 20 नैनो सेकंड इसमें नहीं मिला तभी तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये टोटल आपका टाइम इसमें क्या लग रहा है, एक्सेस करने में आपको लग रहा है। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन गेट 2020 2 मार्क्स क्वेश्चन पेज मैपिंग में। तो देखिए पेज मैपिंग पे और भी सवाल जो और भी ईयर में पूछे गए हैं, मैं वो सब कुछ को आप लोगों को डिस्कस करूंगी। तो आप लोग एक बार इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ये हर एग्जाम के लिए बेहतरीन सवाल है ना। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पेजिंग से आता ही आता है, इंटरव्यू हो, गेट हो, एवरीवेयर पेजिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पेजिंग का बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट हम आपके क्लास में ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी। तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक शेयर कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और आप उसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी फिर हम आपके साथ दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।